नमस्कार, वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनर्स यानी सारणिक। डिटर्मिनेंट क्या होता है इसके बारे में हम जानने वाले हैं इस क्लास में कि सारणिक में एक्चुअल इसका बेसिक क्या है, कहाँ से ये क्रिएट हुई है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसमें हम करते हैं। जिस प्रकार से अब मैट्रिक्स को हमने एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल एक शानदार तरीके से आप मैट्रिक्स के जो बेसिक क्लास हैं वो रेफ़र कर सकते हो। बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने आपको वहाँ पर समझाया है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि इसकी डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है ये डिटर्मिनेंट, और जो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स है क्या ये एक जैसे हैं या फिर इनमें कुछ डिफरेंस है। तो इनमें जो डिफरेंस है उन डिफरेंस के बारे में भी, यहाँ पर जो इनमें अंतर है उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम इसकी बेसिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है इसका बेसिक, समझना ध्यान से। देखना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जिस प्रकार से हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं, समझते हैं, उसी प्रकार से इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, वहाँ पर हमने देखा था जनरली कि जो इसकी उत्पत्ति की बात करूँ, यानी ये किस प्रकार से क्रिएट हुई थी मैट्रिक्स। क्योंकि क्या ये मतलब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नहीं पूछा, लेकिन आपको क्या है इसका बेसिक पता होना चाहिए ताकि ये आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। और इसमें यदि आपको जैसे मैट्रिक्स का नाम पता चले कि इसमें मेन चीज़ क्या चलती है, वो आप किसी को क्या कर सको, समझा सको। ठीक है, और क्वेश्चन को एक शानदार तरीके से आप कर सकते हो यदि वो लैंग्वेज की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, यदि वो लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप आसानी से कर सकते हो। इसलिए हमने यहाँ पर बेसिक में ये जो डिटेल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या की जाती है, इंक्लूड की जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्थर केली हमारा मैथमेटिशियन था, उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं, किस प्रकार से हमने जो एक इक्वेशन होती है हमारे पास, समीकरणों का निकाय होता है, वहाँ से हम एक मैट्रिक्स को बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया था। उसी प्रकार से यहाँ पर किसको क्रिएट किया गया, जो आपकी डिटर्मिनर है, क्या है, डिटर्मिनेंट, इसको क्रिएट किया गया है। क्या है डिटर्मिनेंट, सारणी क्या है, समझेंगे ध्यान से। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक शानदार तरीके के माध्यम से इसको समझाना चाह रहा हूँ। क्या किया गया, देखा गया कि जो समीकरण का निकाय था, समीकरण का निकाय था, उस निकाय में जैसे हमने माना, यहाँ पर हमारे पास निकाय का मतलब क्या होता है कि एक से अधिक वहाँ पर समीकरण, मतलब एक ग्रुप था वहाँ पर, यानी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। दो आप इक्वेशन ले सकते हो, तीन इक्वेशन ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ये 1 1 इसका हमने लिया, इसको डिफरेंट दर्शाने के लिए इनको 2 2 लिया। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि इनको जब उन्होंने सोल्व किया तो उन्होंने क्या बोला कि यदि इसका अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, तो उसके लिए इन्होंने इसकी वैल्यू बताई। क्या बताई, इसकी इन्होंने वैल्यू बताई कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए a1 को b2 से, a1 को b2 से माइनस b1 को a2 से। तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू कब आ सकती है, तो उन्होंने ये समझाया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इनका जो डिफरेंस उन्होंने लिया। ठीक है, ये कोफिशिएंट जो x और y के कोफिशिएंट थे, इनको यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था, वैल्यू थी, ये इसमें कोई मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये जो आपके पास है a1 b2 माइनस b1 a2, ये यानी यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उसके बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं। अद्वितीयक मान, अद्वितीयक हल बोल सकता हूँ मैं, कि इस जो समीकरण का निकाय है इसका अद्वितीयक हल हो सकता है, हल हो सकता है। अब ये बात यहाँ पर उन्होंने कन्फर्म नहीं बताई। क्या बताया था कि अद्वितीयक हल हो सकता है, मतलब यहाँ पर ये बात कंप्लीट नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने क्या दी, इसके लिए कंडीशन, यानी बट। ये अद्वितीय हल हो सकता है, बट क्या होना चाहिए, बट ये होना चाहिए, कंडीशन की फॉर्म में बता रहा हूँ। कंडीशन उन्होंने क्या दी, उन्होंने बताया कि ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक ये जो आपके पास वास्तविक वैल्यू आएगी, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या ये आपके पास है a1 b2 माइनस b1 a2, ज्ञात होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ज्ञात होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये थी कि ये होनी क्या चाहिए, ज्ञात होनी चाहिए। और फिर उन्होंने क्या बोला कि ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है ये शून्य के बराबर न हो,
जीरो के बराबर न हो, शून्य के बराबर न हो। ये बात उन्होंने बोली कि ये शून्य के जब इनको सोल्व किया गया तो यहाँ पर उन्होंने बोला अद्वितीय हल हो सकता है, बट क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या है वो ज्ञात होनी चाहिए और शून्य के बराबर न हो। ये बात उन्होंने क्लियर की और क्या किया, इनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, आसानी से देखना। हम मैट्रिक्स को यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, A1 A2 B1 B2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। बिल्कुल हमने मैट्रिक्स में लिखा था कि इन जो एक्स वाई के कोफिशिएंट है उनको एक मैट्रिक्स में हमने क्या कर दिया, संजो दिया। तो यहाँ पर आप क्या समझ सकते हो कि यहाँ पर जो इसके एक्स वाई के लिए हमने जो इसके जो एलिमेंट्स है वो लिए हैं, वो इसको एक मैट्रिक्स में हमने क्या किया, यहाँ पर मेंशन किया। तो यहाँ पर क्या किया, यदि इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट किया जाए, सारणिक में। किस में कन्वर्ट किया जाए, सारणी में। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझना। आपको एक क्लियर क्लियर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वेरिएबल है वो कितने हैं, दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। आपने ये बात नोट की होगी मैथ में कि जब हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जनरली ये मानकर चल रहे हैं कि आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यदि आपके पास एक वेरिएबल है तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने लिखा 2x + 1 = 0। तो यहाँ से आप ये आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन से आपको इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने की बोली गई है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस वेरिएबल की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। यानी आपके पास जब एक समीकरण आती है तो उसमें वेरिएबल भी एक ही होना चाहिए, तब भी आप क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यदि आपके पास कुछ इस प्रकार से आ गया, अब आप यहाँ से ओनली इस इक्वेशन से एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ये बात आपको क्लियर होगी। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जितने चर होंगे उतनी ही समीकरण होनी चाहिए, जितने चर होंगे उतनी समीकरण होनी चाहिए, यानी चरों के बराबर समीकरण होनी चाहिए। देखना, यदि एक चर है तो वहाँ पर एक ही समीकरण होनी चाहिए, तभी हम उसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। यदि दो चर है तो वहाँ पर दो समीकरण होनी चाहिए, यदि तीन चर हैं तो वहाँ पर तीन समीकरण होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पर जो वेरिएबल हैं, जो चर हैं, उनकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला है कि जितने चर होंगे उतने ही समीकरण होने चाहिए। इसको यहाँ क्या रिलेटेड किया गया डिटरमिनेंट से, तो समझना। इसका मतलब ये निकाला गया है कि जितनी आपकी पंक्ति होंगी उतने ही रो होने चाहिए, ये बात की गई। मतलब जितना m होगा उतना ही n होना चाहिए। सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ, m क्या है, पंक्तियों की संख्या होती है, n क्या होती है, स्तंभों की संख्या होती है। यानी जितनी पंक्ति हैं उतने स्तंभ होने चाहिए, तभी यहाँ पर आपने ये समझा होगा कि आपके पास जो भी समीकरण आएंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या आएंगे, उसमें जितने वेरिएबल होंगे उतने ही समीकरण आएंगे। तो ये बात समझ सकते हो आप। यानी जो सारणिक होगी वो एक क्या होगा, एक वर्ग आयु होगा। क्या होगा, एक वर्ग आयु होगा, क्योंकि वर्ग आयु के अंदर ही m = n होता है। ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। यानी वहाँ पर क्या होता है, पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान होती है। जहाँ आप ये देख रहे हो 2/2 की है, यानी ये एक वर्ग आयु है, ये सारणी होगी। अब देखिए सारणी की जो डेफिनेशन आती है उस पर चलते हैं। यानी हम यहाँ पर पहुंच गए सारणी के पास। तो जो डिटरमिनेंट यानी जो सारणी आपके पास होती है, सारणी क्या होता है समझना। जो आपकी सारणिक होती है ये क्या होती है समझना। देखो डिटरमिनेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। जो सारणिक आपके पास होती है किस प्रकार से ये होती है, देखो समझना। वर्ग आयु है, क्या है, एक वर्ग आयु है। तो मैं यहाँ पर बोलूँ नॉर्मली कि n क्रम का, n मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि वो 2 क्रम की है। n की वैल्यू मतलब 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने क्रम की है वो, ठीक है। जैसे ये आपके पास 2/2 की है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 2 क्रम का ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, क्योंकि अभी तो हमने मैट्रिक्स से इसको शो कर रखा है। तो n क्रम का एक ये बोल सकते हो कि n क्रम का आयु,
क्या होता है, एक n क्रम का आयु होता है जिसमें क्या होता है, जो नंबर यानी जो वास्तविक, ये बोल सकते हो, जो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, यूनिक आनी चाहिए। यूनिक नंबर, यहाँ पर मैं जो मैट्रिक्स मान रहा हूँ वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो A=AIJ है। क्लियर, हम नॉर्मली AIJ से मैट्रिक्स को दर्शाते हैं। तो n क्रम का A=AIJ आयु है जिसमें यूनिक नंबर, यानी यूनिक नंबर बोले तो AIJ का मोड यहाँ पर मैंने लगाया है, क्या होती है, एक सारणिक होती है, एक सारणिक होती है। मीन्स समझे नहीं क्या चीज़ है ये, तो यहाँ पर समझना बात को ध्यान से। जो सारणिक होती है, यहाँ पर देखो ये मोड का यहाँ पर मैंने चिन्ह लगाया है, क्या चीज़ है। तो यहाँ पर मैं इसके नोटेशन की बात करूँ, यहाँ पर इसके नोटेशन की बात करूँ तो जो नोटेशन किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, समझना। नोटेशन जो इसका किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो आपके पास जब भी कोई मैट्रिक्स आती है तो आप उसको नॉर्मली क्या लिखते हो, जैसे मैंने ए लिख दिया और उसके आप क्या लगाते हो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो। यानी यहाँ पर ये बड़ा वाला जो दीर्घ कोष्ठक होता है वो आप यहाँ पर इसके लगाते हो कोई भी मैट्रिक्स के लिए। और यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइन खींचेंगे, मतलब स्तंभ लगाएंगे इस प्रकार से। यानी ये यहाँ पर तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर क्या लगाएंगे, अभी यहाँ पर ओनली लाइन खींचेंगे दो और उनके बीच में क्या लिखेंगे, जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये आपको बताया था कि ये एक मैट्रिक्स है, अब इसको हम बना रहे हैं सारणिक। तो यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट न लगाकर क्या लगाओगे, इस प्रकार से दो लाइन खींचोगे और उनके बीच में एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। क्लियर है। तो ये एक सारणी को लिखने का तरीका होता है, बस स्क्वायर ब्रैकेट के स्थान पर क्या लगाना है आपको, स्तंभ खींचने हैं, दो लाइन खींचनी है पैरेलल। समझ गए किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी सारणिक, ठीक है। और ये हमेशा एक क्या होगा, वर्गायु होगा, यानी 2x2 का होगा या फिर 3x3 का होगा, 4x4 का होगा, इस प्रकार से लिया जाएगा। यानी वहाँ पर स्तंभ व पंक्तियों की संख्या समान होगी। ये बात को आपको क्लियर हो गई होगी। इसके डेफिनेशन में हमने यहाँ पर बोला कि यूनिक नंबर होगा, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो यूनिक आती है। क्लियर है। तो इसको नोटेशन की हमने बात की, इसके डेफिनेशन क्या होती है उसकी हमने बात की, कहाँ से ये क्रिएट हुई है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर है। अभी हम जो आगे बढ़ने वाले हैं वो इस डिटर्मिनेंट जो आपका ये है ये क्या होता है इसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल से डिस्कस किया है कि इसका जो लॉजिक है वो, इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो क्या थी। दूसरी बात आती है कि जो आपके डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स है इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो उस पर हम नेक्स्ट बढ़ने वाले हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए हम डिफरेंस समझने वाले हैं, जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है उसके बारे में किस प्रकार से अंतर हम डिफाइन करते हैं। तो ये इस तरफ हम लिखेंगे, दोनों का साथ में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो समझना ध्यान से, हम लिख रहे हैं यहाँ पर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस किस प्रकार से लिखेंगे, यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। किस प्रकार से डिफरेंस होता है इनके अंदर समझने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पर हम लेकर चलें तो यहाँ पर आपके पास आता है कि आपने जनरली देखा मैट्रिक्स क्या है, एक मैट्रिक्स सुव्यवस्थित, मैट्रिक्स यहाँ पर लिखो मैट्रिक्स संख्याओं का सुव्यवस्थित रूप है। क्लियर है। वहाँ पर आपने क्या देखा था, वहाँ पर आपने देखा था कि मैट्रिक्स में सुव्यवस्थित जो नंबर्स थे उनका एक ये क्या था, रूप था। तो मैट्रिक्स संख्याओं का सुव्यवस्थित रूप है, इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। क्लियर है। इसका कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता है, जबकि डिटर्मिनेंट का संख्यात्मक मान, और वो भी कैसा, निश्चित मान,
संख्यात्मक मान और कैसा मान, निश्चित मान होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि सिंपली मैं बोलूँ तो जो मैट्रिक्स होता है उसका कोई भी मान हम फाइंड नहीं करते हैं, उसका कोई भी मान नहीं होता है, और जो डिटर्मिनेंट होता है उसका हम क्या करते हैं, मान फाइंड करते हैं, या उसका संख्यात्मक मान होता है। क्लियर हुआ होगा। सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो यदि आपने क्या किया, जैसे मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट हो, इसमें क्या आते हैं, दोनों में पंक्ति और क्या आएंगे, स्तंभ आएंगे आपके पास। तो मैं ये बोलूँ कि मैट्रिक्स में आपने क्या किया, मैट्रिक्स में आपने रो को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में, और कॉलम को किस में चेंज कर दिया, रो में चेंज कर दिया। यानी कॉलम और रो को आपने आपस में क्या कर दिया, सभी को चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। किस में कर दिया, मैट्रिक्स में आपने कर दिया। तो उससे क्या हो जाता है, एक नया मैट्रिक्स बन जाता है, एक नया आयु बन जाता है। क्या हो जाता है, एक नया मैट्रिक्स बन जाता है, एक नया आयु बन जाता है। जबकि जो आपका डिटर्मिनेंट होता है उसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट में जो आपने आर को चेंज किया सी में, या सी को चेंज किया आर में, मतलब पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदला, तो आपके पास क्या होता है, एक नया डिटर्मिनेंट नहीं आता है। ये बात आप याद रखना, और ये बात भी आप यहाँ पर क्लियर कर लेना कि उसके मान में, जो डिटर्मिनेंट है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो कि जो डिटर्मिनेंट होती है उसका चाहे आप क्या करो, कॉलम, जितने भी कॉलम है उनको रो में परिवर्तित कर दो, या जितने भी आपके पास रो हैं उनको कॉलम में परिवर्तित कर दो, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे नहीं बोल रहा कि एक कॉलम को आप एक रो में नहीं, सभी को करना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस पर चलते हैं इनके। तो वो आपके पास आता है कि जो मैट्रिक्स होता है इसमें आपके पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है, इसके अंदर आपके पास क्या होता है। तो जो आपके पास मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में आपने देखा होगा कि जो आपके पास मैट्रिक्स होती है उसमें आप क्रम का ध्यान नहीं रखते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स है वो कोई भी क्रम का हो सकता है, कोई भी क्रम का हो सकता है, जिसके आधार पर हमने इसके बहुत से टाइप पढ़े थे कि वो 2x3 का भी हो सकता है, 3x2 का भी हो सकता है, 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, 1x1 का भी हो सकता है, 1x3 का भी हो सकता है, 1x6 का भी हो सकता है। यानी यहाँ पर क्रम कोई मैटर नहीं करता, ये कितने भी क्रम का हो सकता है। जबकि जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, उसमें जो क्रम होता है वो निश्चित होता है। यानी मैं बोलूँ तो वहाँ पर पंक्ति व स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। मतलब एक वर्ग, एक ये बोल सकता हूँ वर्ग आयु होता है, या सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँ तो पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान होती है। यानी यहाँ पर लिख सकता हूँ एक निश्चित क्रम का होता है, और निश्चित क्रम का भी कैसा, एक वर्ग आयु की तरह वो क्या करता है, व्यवहार करता है, ठीक है। तो ये बात आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हो कि वहाँ पर पंक्ति व स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जबकि इसमें क्रम का कोई मैटर नहीं है, कितने की भी क्रम का हो सकता है, ठीक है। यहाँ मतलब सीधा सीधा बोलूँ तो यहाँ पर पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जबकि यहाँ पर क्या होनी चाहिए, m बराबर n होना चाहिए, यानी पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर समान हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। 3 इसके अंदर हमने डिफरेंस की चर्चा की है, जो मैट्रिक्स व डिटर्मिनेंट है इनके बारे में। तो ये थी इस डिटर्मिनेंट की बेसिक डिटेल्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट है, ये लैंग्वेज की फॉर्म में मैंने आपको समझाया है, ये आपको आसानी से समझाया होगा। आपको बहुत से जो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, या आपकी जो 12th की जो आपके एग्ज़ाम होगी, उसमें बहुत ये काम में आएंगे। आपको ये समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।